आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो जो है ये आप सब लोगों के लिए रेलेवेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लोगों का कोई भी जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, चाहे आप जो है वो मेडिसिन से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, सोशियोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप जर्मनी में आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जर्मन कंपनीज़ में और जर्मन वर्कफोर्स में शामिल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जर्मन्स जो हैं वो जब फॉरेनर्स उनके साथ काम करते हैं जर्मनी में, जर्मन कंपनीज़ के अंदर, तो जर्मन्स उनके साथ जो है वो कैसा बिहेवियर जो है ना वो रखते हैं। और ये जो है ना ये एक बहुत ही ब्रॉड बेसिकली टॉपिक है। इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ जो है ना वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो उनके साथ काम के हवाले से कैसा बिहेवियर रखते हैं, या वो उनके साथ जो है वो प्रमोशंस जब होती हैं कंपनी के अंदर उसके हवाले से वो कैसा बिहेवियर रखते हैं, या वो एज टीम मीटिंग में उनके साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, या जो मुख्तलिफ उनके कोलैबोरेटिव टास्क्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के उसके अंदर उनका क्या बिहेवियर होता है, या डेली लाइफ में वो फॉरेनर्स को कैसे ट्रीट करते हैं कंपनी के अंदर, काम के वर्क कल्चर की, वर्क फोर्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। और या जब आती है जर्मन लैंग्वेज की बात कि जब वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और जो फॉरेनर्स होते हैं जिनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो उस हवाले से वो फॉरेनर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, या उनका क्या रवैया या क्या बिहेवियर होता है उनका फॉरेनर्स के साथ। तो ये बहुत सारी उसकी जो है ना डायमेंशन है इस टॉपिक की, और ये हर डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इट्सेल्फ हर डायमेंशन जो है वो एक एक वीडियो जो है ना वो डिज़र्व करती है। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जो है ये एनालिसिस करेंगे, ये ऑब्जर्वेशंस जो है ना इनके ऊपर बात करेंगे, आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा कि व्हेन इट कम्स टू जर्मन लैंग्वेज, जब जर्मन लैंग्वेज की बात आती है तो जर्मन्स जो हैं वो फॉरेनर्स के साथ, जो उनके साथ कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं और कैसे उनको डील करते हैं। और मकसद ऑफ कोर्स हर वीडियो की तरह इस वीडियो का भी ये है कि आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करूं, ताकि आप लोग जो हैं, आप लोगों की जर्नी जो है जब आप लोग यहाँ पे काम करें तो वो स्मूथ जो है ना हो, और वो आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें और उन हर्डल्स या उन गलतियों में ना फंसें जिनको ईज़िली अवॉइड किया जा सकता है। तो ये मेन टॉपिक है, ताकि मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि इस टॉपिक जो है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के, लैंग्वेज के टॉपिक के अराउंड जो है ना वो हम ही रोटेट करेंगे। तो यार इसमें सबसे पहले देखिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं इटसेल्फ जो है ना वो किसी भी चीज़ को जनरलाइज करने का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ कि सारे जर्मन्स जो हैं वो ऐसे हैं। देखिए जर्मनी की 82 मिलियन जो है ना वो पॉपुलेशन है, और मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मैं जो है वो 82 मिलियन जर्मन्स के साथ जो है वो मिल के मैंने काम किया हुआ है और उन सारों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है। लेकिन मैंने जो है वो मुख्तलिफ जर्मन स्टार्टअप्स में भी और ट्रेडिशनल कंपनीज़ में भी काम किया हुआ है, और जितना भी मैंने जर्मन वर्क कल्चर या जर्मन्स के साथ काम किया है वो एक इनफ काफ़ी बड़ा जो है वो सैम्पल साइज़ है ये एनालाइज करने के लिए कि हम आप लोग जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर और लेस वो इसी तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है, लेकिन हम उनको बिल्कुल जनरलाइज नहीं करते क्योंकि हर जगह अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं, और मुख्तलिफ जो है ना वो सिचुएशंस में होते हैं, इसलिए वो डिपेंड करता है। तो हम लोग जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड बात करेंगे, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई फिक्शनल नहीं है, कोई किसी से सुना हुआ नहीं है, ये किसी आर्टिकल में नहीं पढ़ा, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। दूसरा ये एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है वो ये कि जो वर्क कल्चर होता है ना जर्मनी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वो आप कभी भी ऐसे एक ब्रॉड उसको आप एक डब्बे में नहीं बंद कर सकते कि यार ये जर्मनी का वर्क कल्चर है। जैसे आप इंटरनेट पे अगर ढूंढे तो आपको आर्टिकल मिलेंगे, उनमें वही टिपिकल बातें लिखी होंगी कि वो टाइम पे आना, वो मजाक नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं, वो ये करते हैं, वो इस तरह वो टाइम पे चले जाते हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव हैं। ये जो है ना ये बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही गलत बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज की हुई बातें हैं, ठीक है, क्योंकि देखो उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि जर्मनी के अंदर हर शहर जो है ना उसका अपना एक कल्चर और फ्लेवर है, ठीक है। वर्क फोर्स की बात कर रहा हूँ, बर्लिन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें। बर्लिन जो है ये पूरे जर्मनी से फ़र्क है। एक तो ये कि सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा मल्टी कल्चरल है, सबसे ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के लोग बर्लिन में रह रहे हैं, और ये स्टार्टअप का जो है ये हब है, ठीक है। म्यूनिख, डुसलडॉर्फ, हैम्बर्ग में भी स्टार्टअप्स हैं और मुख्तलिफ शहरों में भी, लेकिन बर्लिन जो है वो सही स्टार्टअप्स का जो है वो हब है। इवन इसको जो है वो सिलिकन आले कहते हैं, यानी सिलिकन वैली की कॉपी। तो
इस हिसाब से जहाँ स्टार्टअप्स होती हैं वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जहाँ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ज़्यादा यंगर लॉट होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर जो है वो किसी भी एज में आप बन सकते हैं, लेकिन वो रिलेटिवली टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा यंग लोगों की होती है, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो यंगर जनरेशन वैसे ही जो है वो जो पिछली जनरेशन है उससे मुख्तलिफ होती है हर सोसाइटी के अंदर, उनका लाइफ स्टाइल, उनका बिहेवियर, उनको चीज़ों को देखने का आइडिया जो है वो एक मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक जर्मनी की फैमिली कंपनी है, ठीक है, जो 250 साल से जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, उसके 15-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं वो, और बर्लिन की एक स्टार्टअप जिसमें 70-80 लोग जो हैं वो 40 नेशनैलिटीज़ के जो हैं वो काम कर रहे हैं, ओपन ऑफिस में बैठे हुए एक ही टेबल के ऊपर, वो और वो कंपनी, उनका वर्क कल्चर एक है, दोनों जर्मनी में, दोनों में ही जर्मन्स काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लोग भी। तो इसलिए ऐसे आप इसको जो है ना वो नहीं कह सकते, और ना ही मैं इस तरह करूँगा। मैं आप लोगों को जो है वो मिक्स उसका बताऊंगा, स्टार्टअप और ट्रेडिशनल दोनों का मिला के। और ये जो वर्क कल्चर है, इस तरह का स्पेसिफिक वर्क कल्चर, वो इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहिए, और वो हम करेंगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में। लेकिन मैं आप लोगों को ये एक्सप्रेस करना चाहता था कि कोई ऐसे वन लाइनर वर्क कल्चर नहीं होता कि भाई ये 4 बातें कह दी तो वो हर कंपनी में फिट होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जर्मन्स जो है उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है फॉरेनर्स के साथ व्हेन इट कम्स टू जर्मन लैंग्वेज। तो यार अभी हम इसमें ऑफ कोर्स ये सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं उन फॉरेनर्स की, क्योंकि अगर तो आप फॉरेनर हैं और आपको जर्मन आती है ऑफ कोर्स फिर तो कोई उसमें हर्डल नहीं होगी, फिर तो वो स्मूथ प्रोसेस होगा। लेकिन हम जो एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो बेसिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, और वो इतनी एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हो गई कि कई दफ़ा तो कंपनी से भी उनको जो है वो जाना पड़ा, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हो गई ताकि वो आप लोगों के साथ ना हो सके। तो वो हम एस्पेक्ट जो है ना वो बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को इससे जो है ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ मिले। तो उसमें यूँ होता है कि जब आप एज अ फॉरेनर देखें, आप काम करते हैं उनके साथ जर्मन कंपनी के अंदर। अब क्योंकि जर्मनी के अंदर स्किल्ड वर्कर का इतना अरसे से ये इशू चल रहा है, कई सालों से, कि उनको ये डिज़ायर्ड जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली रिक्रूट करके वर्क वीज़ा पे या ब्लू कार्ड पे साउथ एशियन कंट्रीज से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, हर जगह से जो है वो इंजीनियर्स या और भी जो भी रिक्वायर्ड उनको होते हैं, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो लेके आपको आती हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं। अब ये लोग जो आते हैं, जो डायरेक्टली आते हैं मोस्टली, अभी इनडायरेक्टली जो जर्मनी में जैसे जो पढ़ाई करने आए हैं और उसके बाद जो वर्क फोर्स में गए, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो डायरेक्टली आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको रिलेटिवली आप देखें कि उनको कम टाइम मिलता है जर्मन लैंग्वेज सीखने का, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मुल्क में किसी फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना करियर चेंज कर रहे होते हैं, या वो और एक्सपीरियंसेस के लिए जर्मनी आना चाह रहे होते हैं। तो वो 3-4-5 महीने पहले डिसाइड करते हैं, 6-7-8 महीने, हार्डली 10 महीने, फिर वो अप्लाई करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। तो उनका जर्मन लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन जो है वो रिलेटिवली नया होता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं, रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ गुजारते हैं, जर्मन सीखते हैं, फिर वर्क फोर्स में जाते हैं। तो वो एक अलग केस होता है, थोड़ा सा इसमें जो है ना वो डिफरेंस होता है। तो वो लोग आके काम तो यहाँ करना शुरू कर देते हैं। मैं खुद बहुत सारे मेरे एक्वेंटेंसेस हैं जिनको मैं जानता हूँ जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे जो है वो काम कर रहे हैं, और उनको जर्मन जो है वो नहीं रिक्वायर्ड उनके काम के लिए, ठीक है। और वो जब टीम मीटिंग्स भी होती हैं तो वो इंग्लिश में अपना प्रेजेंट कर लेते हैं और वो सारा काम भी कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपको फेस आती हैं ना वो हम हाईलाइट करते हैं, और वो यहाँ से फेस आती हैं कि जब तक तो आप काम कर रहे होते हैं, काम की प्लेस पे होते हैं, तो आपका जो काम है वो ठीक चल रहा होता है, यानी कि आप मैनेजेबल पोजीशन में होते हैं, ठीक है। ऑल्दो कि वो आइडियल नहीं होती, लेकिन आप मैनेजेबल पोजीशन में होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हायर किया होता है और आपको आपका प्रोफाइल उनको पता होता है, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि आपको जर्मन आती होगी। मगर अगर आप बात करें ना, जब वर्किंग आवर्स के दरमियान जो ब्रेक आती है, स्पेशली मैं बात करूँगा लंच ब्रेक्स की। लंच ब्रेक्स में होता यूँ है कि आप इमेजिन करें कि आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप फॉरेनर हैं, और आपका काम इंग्लिश से जो है ना वो चल रहा है, और आप अपना काम कर रहे हैं व्हाटएवर जो भी आपकी फील्ड है। आपके डिपार्टमेंट में जो आपके 5-6 इमीडिएट कॉलीग्स हैं जिनका आपके साथ काम वाइज भी रिलेशन है, और वो आपके साथ प्रॉब्ली एक रूम भी शेयर कर रहे हैं या एक स्पेस में हैं, आप लोग, सारी दुनिया में ऐसे होता है कि लोग अपने कॉलीग्स के साथ जो है वो लंच पे जाते हैं, ठीक है, एक कॉलीग के साथ, 2 के साथ, 3-4 के साथ, या पूरे डिपार्टमेंट में जो भी सिस्टम होता है। तो अब आप लोग उनके साथ जो है ना वो लंच ऑफ कोर्स पे भी जाएंगे, और आप उनके साथ जो है वो सोशली इंटरेक्ट भी करेंगे वर्क प्लेस के दौरान, काम के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो होता यूँ है कि जब आप
3-4 जर्मन्स के साथ बैठे हुए लंच कर रहे हैं और आप अकेले हैं उनमें, या जर्मन स्पीकर्स की मैं बात करूँगा, खाली जर्मन्स नहीं मैं कहता, जर्मन स्पीकर्स की, वो लोग सब जर्मन बोलते हैं या नेटिव लेवल पे या नियर नेटिव लेवल पे या एटलीस्ट फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन उनकी है, तो वो 5-6 लोग या 4-5 लोग जो आपके साथ लंच कर रहे होंगे, वो सारे बेसिकली जो है ना वो प्रेफर करेंगे कि वो जर्मन में ही बात करें। और ये बहुत ही एक ऑब्वियस सी बात है, इसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, और आप इमेजिन करें कि आप अपने किसी ऐसे कॉलीग्स के साथ बैठे हुए हैं जो आपके रीजन से हैं, आपके मुल्क से हैं। चलें, इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन आप समझें कि आप एक रीजन के हैं, क्योंकि जर्मनी में तो ऐसे नहीं है कि हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। यहाँ पे तो डायलेक्ट्स हैं मगर लैंग्वेज तो अलग नहीं है ना, है तो लैंग्वेज सबकी जर्मनी, ठीक है। होक टॉइच तो हर कोई बोल ही लेता है, जो स्टैंडर्ड जर्मन होती है, जो नेटिव्स होते हैं, अपना अपना डायलेक्ट भी लेके आते हैं। तो आप लोग तो अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगे ना एक दूसरे से। अगर कोई 2 बांग्लादेश के कॉलीग्स बैठे हैं अपने ऑफिस में या इधर जर्मनी में भी, तो वो तो बंगाली में एक दूसरे से बात करेंगे, वो तो इंग्लिश या जर्मन में नहीं बात करेंगे, ठीक है। 2 पाकिस्तान के उर्दू बोल रहे हैं या पंजाबी बोलने वाले हैं, या इंडिया में कोई हिंदी बोल रहे हैं या कोई और तमिल या कोई भी और लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे। इसी तरह जर्मन्स भी जो हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करना, क्योंकि लंच का टाइम जो है वो आप सबसे ज़्यादा उस टाइम रिलैक्स होना चाहते हैं, आप जस्ट चिट चैट कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, तो आप कंफर्ट जोन में आराम से अपनी जो है ना वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त होता यूँ है कि कई दफ़ा जर्मन्स जो है ना वो ये भूल जाते हैं कि यार हमारे साथ जो है ना वो एक ऐसा बंदा भी है लंच टेबल पे जिसको जर्मन नहीं आती। तो वो शुरू में तो आपको इंग्लिश में आंसर करते हैं, एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, उसके बाद जब कैजुअल कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है तो वो नेचुरली जो है ना वो जर्मन में शिफ्ट कर जाते हैं। क्योंकि देखिए, इंग्लिश उनकी भी तो नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, बेशक उनको आती है इंग्लिश, ठीक है, उन्होंने भी स्कूल में सीखी भी है, लेकिन एक तो ये कि उनको आप जैसी नहीं आती होगी, प्रॉब्ली मोस्ट केसेस में आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, उनको उनकी ज़रूरत भी उतनी नहीं है, और वो काम भी प्राइमरीली जो है वो जर्मन में ही करते हैं। तो वो आपसे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश में तो आपको आंसर भी कर देंगे, वो आप डिस्कशन भी कर लेंगे आपके साथ, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन जब डेप्थ में जाएगी तो वो जर्मन में आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते जाएंगे, और वो बिल्कुल भूल जाएंगे कई दफ़ा कि जो फॉरेनर बीच में बैठा हुआ है उसको यार समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। कई लोग नाइस होते हैं, वो केयर कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने खुद ये ऑब्जर्व की है मुख्तलिफ कंपनीज, और मैंने लोगों के साथ होते हुए भी देखा है, यानी कि एक ग्रुप में हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं और हम 5 लोग जो हैं वो हम जर्मन समझ और बोल सकते हैं, और एक फॉरेनर है जो बेचारा अभी सीख रहा है, वो नहीं समझ सकता, ठीक है। उसको फील ये होता है कि यार उसके साथ जानबूझ के जो है वो जर्मन में बात की जा रही है, प्रॉब्ली शायद कि उसको ताकि समझ ना आए ये बात, कि वो क्या बात करें, कि वो सीक्रेट रख रहे हैं, या वो इतने इम्पोलाइट है कि वो उसके लिए स्विच नहीं कर रहे इंग्लिश के लिए। क्योंकि अब आप यार खुद देखें कि 6 बंदे बैठे हुए हैं, 5 को एक लैंग्वेज आती है, एक को एक आती है, तो अब वो 5 तो एक के लिए शिफ्ट नहीं होंगे ना, अनलेस कि अनटिल वो कोई प्रेसिडेंट ही बैठा हो उनके सामने, तो शायद तब तो एक डिफरेंट सिचुएशन हो। चलें खैर, ये तो जोक्स अपार्ट, लेकिन हमेशा जो मेजॉरिटी है वो तो शिफ्ट नहीं होगी माइनॉरिटी की तरफ, माइनॉरिटी को ही मूव लेनी पड़ेगी ताकि मेजॉरिटी जो है वो उसको समझ सके, ठीक है। तो इसलिए वो जो बंदा है, जो वो फॉरेनर है, जो लैंग्वेज स्किल्स सेट नहीं है जिसके पास जर्मन का, उस सिचुएशन में वो लॉस्ट फील करेगा, और वो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और डीमोटिवेटेड हो जाए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यार या तो ये मुझे इसलिए नहीं इंग्लिश बोल रहे कि ये इम्पोलाइट है, या तो ये इसलिए नहीं बोल रहे कि ये मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, या तो यार ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पे और ये फिर भी जर्मन में एक दूसरे से बात करी जा रहे हैं। मगर जर्मन की साइड से आप जाके सोचिए तो वो ये कह रहा होगा यार मैं तो चिल कर रहा हूँ, इस वक्त मैं लंच कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बार बार करता हूँ भाई, मैं तो जिसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ नॉर्मल चल रही है जर्मन में, एक आध दफ़ा बीच में इंग्लिश बोल भी दी, तो आप लोग इसमें बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे। अच्छा, ये बात खाली लंच पे ख़त्म नहीं हो जाती, लंच तो एक स्टार्ट है, यहाँ से शुरू होता है ये आहिस्ता 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 ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना ये बढ़ता जाता है, क्योंकि लंच पे आप सिर्फ अपनी प्राइवेट बातें नहीं करते, आप ऑफिस रिलेटेड बातें भी करते हैं। लंच में जो है वो ऑफिस पॉलिटिक्स भी चलती हैं, और आप लोग जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया हुआ है, दुनिया की किसी भी कंपनी में, हर दुनिया के ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स जो है ना वो चलती हैं। तो इस तरह से आप आहिस्ता 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 जो है ना वो आइसोलेट होते जाते हैं, उनसे कम्युनिकेशन आपकी कटती जाती है, और आप क्या करते हैं कि आप अजम्पशंस डेवलप करना शुरू कर देते हैं अपने जहन में कि यार
इसने यूँ किया है, शायद इसने इसलिए किया होगा, क्योंकि आप उससे बात नहीं कर रहे होते ना, बात कर पा नहीं रहे होते इनफैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो बात करना नहीं चाह रहे होते आपसे, बात हो नहीं रही होती, क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। 2-3 लाइनों के बाद वो जर्मन में स्विच कर देते हैं, आप फिर चुप हो जाते हैं, या आपको कोई और मिलता नहीं है, और इवेंचुअली आप कंपनी के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं जो आप जैसे हो। यानी आप जैसे का मतलब है कि जिनका प्रोफाइल आप जैसा हो, जिनको जर्मन ना आती हो, ताकि आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। तो फिर ग्रुपिंग्स शुरू हो जाती हैं, फिर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करना शुरू हो जाते हैं जो उनके पास होती है, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी तो उस अभी हम इस केस में अज्यूम कर रहे हैं कि जर्मन्स की है, ठीक है ना। कई कंपनीज में जो है वो मेजॉरिटी हो ही सकता है कि हो ही फॉरेनर्स की, ठीक है, वो इंग्लिश में ही बात करें, वो तो केस ही आइडियल है, उसमें अच्छी बात है, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं, बर्लिन के अलावा भी तो जर्मनी है ना, खाली बर्लिन की एग्जाम्पल तो हम नहीं ले रहे, हम ओवरऑल जर्मनी, और सारे फॉरेनर बर्लिन में तो नहीं आके रहना शुरू हो जाते, ठीक है। तो इसलिए यार मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारे आप लोगों के साथ एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग जो है वो अपने प्रोसेस को स्मूथ करें, आप लोग जो है वो अपनी जॉब से फ़ायदा उठाएं। वो इसलिए क्योंकि ये खाली लैंग्वेज की बात नहीं है, ये मिसकम्युनिकेशन की या लेस सोशल होने की बात नहीं है, इसमें आपकी जॉब जो आपको मिली हुई जॉब है वो ख़तरे में आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप उनसे कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, कट हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी, तो परफॉर्मेंस भी आपकी अफेक्ट होगी, ठीक है, आप डीमोटिवेटेड भी फील करेंगे, आप शायद अपनी 100% भी ना दे सके काम के अंदर, तो इवेंचुअली ना आप प्रमोट हो सकेंगे, बल्कि आपका इवन जॉब का सर्वाइवल भी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, कि वो कहेंगे यार ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, पता नहीं शायद ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो कहेंगे यार ये फिट नहीं है कि ये मल्टी कल्चरल सिचुएशंस में जो है ना वो काम कर सके, इसलिए वो आपकी जॉब का लॉस होगा। तो तभी मैं ये कहता हूँ कि जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मत सीखिए प्लीज़, कि मैं उनको यार ये इम्प्रेस कर दूंगा कि मैंने लैंग्वेज सीख ली है, उनको खुश करने के लिए नहीं, अपने कंफर्ट लेवल के लिए। क्योंकि देखिए लोगों को इम्प्रेस करने से आपका किचन नहीं चलेगा, आपका किचन चलेगा आपकी जॉब होने से और आपकी सैलरी मिलने से, और वो इस तरह होगी जब आप उसकी सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में जॉब करते जा रहे हैं, उनसे आइसोलेट होते जा रहे हैं, तो आपकी जॉब भी वीकन हो रही है, ठीक है, आप ऊपर जो है वो लैडर क्लाइंब भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इवेंचुअली तो आपने और आगे 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 ऊपर जाना है ना, एक दफ़ा जॉब लेके वहाँ रुक तो नहीं जाना ना, वहाँ ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती आपकी। तो इसलिए यार मैं ये ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये इवन यूनिवर्सिटी ढूंढने या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने या ये पता करना कि आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या जॉब कैसे ढूंढनी है, स्टूडेंट जॉब, ये इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप ये जहन में रखें कि आप ये सारे प्रोसेसेस कर रहे हैं इस एंड गोल पे पहुंचने के लिए कि आप यहाँ पे काम कर सकें। तो यार ये इसको स्मूथ इस प्रोसेस को बनाना है, और उसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल है, वो आप लोगों को पता है कि अपनी जर्मन लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव करें, जितनी बेहतर कर सकते हैं करें, क्योंकि कोशिश करते हैं ना जब आप, तो कोई भी आप लोगों को जो है ना वो कट ऑफ नहीं होने देता, कोशिश हमेशा अप्रिशिएट की जाती है और वो नज़र आ जाती है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगा कि कई लोगों का, बहुत सारों का तो नहीं लेकिन एक ख़ास ग्रुप है लोगों का, उनका ये माइंडसेट है कि यार मुझे इंग्लिश में जॉब मिली हुई है, मैं क्यों सीखूं जर्मन, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे शहर में सब इंग्लिश बोलते हैं, जर्मन यंग पॉपुलेशन है, सब इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश आती है, ये इंग्लिश कूल है। ये मैं आपको बता दूं कि जो नेटिव स्पीकर होता है ना अपनी लैंग्वेज का, और जर्मनी के अंदर इंग्लिश का स्टेटस जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का नहीं है, ठीक है, जैसे साउथ एशियन मुल्कों में है। यहाँ पे इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो वो जो नॉन नेटिव स्पीकर है ना, यानी कि जो नेटिव स्पीकर जर्मन क्या है, उसके लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज ही रहेगी। वो कभी भी उसके अंदर बोलेगा भी ना, तो उसका वो कंफर्ट लेवल कभी भी नहीं होगा अंदर से जो उसका जर्मन के लिए होगा, क्योंकि रियल पर्सनैलिटी, रियल टॉक जो है ना वो जर्मन में ही बाहर आएगी, ठीक है। इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन चल रहे होंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है, इंग्लिश आती है, फॉरेन लैंग्वेज सब सीखते हैं, उनको भी आनी चाहिए और सीखते भी हैं यंग, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि यार कई लोग मैंने देखे यूट्यूब के ऊपर इस तरह से मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि जॉब मिल जाएगी आपको, या इसको जॉब मिल गई, और इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि विदाउट जर्मन लैंग्वेज। तो मैं यार ये कहूँगा कि ये एक तरह का लोगों को सबस बाग दिखाने वाली बात है कि अच्छा ठीक बात है कि अब इसमें सच है, तो ये सच कि विदाउट जर्मन लैंग्वेज मिल जाएगी आपको जॉब, प्रोग्रामिंग की वगैरह जो भी आपकी फील्ड है, मगर यार वो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी, वो आपको डिसकम्फर्ट देगी जर्मनी के अंदर, ठीक है, और वो आपको वो प्रॉस्पर नहीं करने देगी जो आपके अंदर आपकी, ठीक है, क्योंकि आप लोग पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे होंगे। ऑफिस में काम करना सिर्फ काम करना ही नहीं होता, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होती है। आप 9-9 10-10 घंटे जो है ना
टिपिकल एवरेज जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है जर्मनी में 40 घंटे का है, ठीक है। मुख्तलिफ भी होते हैं लेकिन इन जनरल मैं कह रहा हूँ। तो 40 घंटे आप लगा लें यार, 8-8 घंटे आप गुजार रहे हैं ऑफिस में, या आपकी कितने दिन का कितना टाइम आप वहाँ पे गुजार रहे हैं, कितना परसेंटेज आप दिन की वहाँ पे गुजार रहे हैं, ज़िंदगी आपकी वहाँ पे कट रही है, तो उसको स्मूथ और कंफर्टेबल होना चाहिए ना। उसको स्ट्रेस में या इस एरोगेंस में तो नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं सीखता क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट देना कि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मेरे ख्याल में बहुत इग्नोरेंट स्टेटमेंट है, एरोगेंट से ज़्यादा। तो इसलिए यार जो लोग अभी यहाँ पे हैं और जो नहीं भी आए, मेरी उनको ये सजेशन होगी अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है लोगों को कंपनीज़ में कि उनको इस तरह से वो जर्मन ग्रुप से फिर ऐसे कॉलीग्स के ग्रुप से आइसोलेट हो जाते हैं। प्राइवेट लाइफ में तो आप जो मर्ज़ी करें यार, जिस मर्ज़ी से मिले, मैं तो वर्किंग प्लेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो आपका ब्रेड एंड बटर है, वो असली चीज़ है जिसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो वो इससे आइसोलेट हो जाते हैं। फिर सेकंड फेज़ में वो जो है वो परफॉर्मेंस उनकी ड्रॉप होती है। थर्ड फेज़ में वो ऊपर नहीं जा सकते, उनको वो फिर उनके जॉब संभालने की जो है ना उनके लाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है ये मेरी सजेशन आप लोगों को ये होगी कि उसको आप लोग ज़रूर सीखें। और कोई भी आपसे परफेक्ट जर्मन एक्सपेक्ट नहीं करता, जर्मन्स भी एक्सपेक्ट नहीं करते, और कोई उसमें हर्ज नहीं है। क्योंकि देखें, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नेटिव स्पीकर होता है ना, अगर किसी भी नेटिव स्पीकर के साथ आप उसकी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे और उस नेटिव स्पीकर को ये पता होगा कि ये नेटिव लैंग्वेज आपने सीखी है, यानी एक सर्टन एज के बाद आके, ये आपने नेचुरली बाय बर्थ, या सॉरी बाय बर्थ कह रहा हूँ, यानी कि एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप आपने एक्वायर नहीं की, एज अ मदर टंग आपकी नहीं है, तो वो उसको बहुत अप्रिशिएट करेगा और आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। जैसे आपने 20 साल की उम्र में, 25-30 साल की उम्र में जर्मन सीखना शुरू की और फिर आप जर्मन बोल रहे हैं, तो वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करेंगे सब, और आपको बहुत इसकी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसको इस एंगल से भी लें, ठीक है। और एंड में वही कहूँगा कि अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाएं, अपनी लाइफ आपका फ़ायदा, आपका फ़ायदा, आपका फ़ायदा, हमेशा इस सेंस में आप देखें कि आपको इससे कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। आपकी जॉब स्टेबल रहेगी, आपकी प्रमोशन होगी और आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। तो यार इस वीडियो में इन जनरल यही था। आई होप कि आप लोगों को मेरा मैसेज जो है ना वो पहुंच गया होगा। तो मैं आप लोगों को एज़ यूजुअल मोटिवेट ही कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको सीखें, ताकि आप लोगों की जॉब स्टेबल हों और आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल कर सकें और ऊपर जा सकें। तो यार ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की अभी तक, या उनके किसी एक्वेंटेंस ने, किसी दोस्त ने ऐसी सिचुएशन देखी है, तो वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। बेशक वो नाम मत शेयर करें, ताकि आगे जो आने वाले लोग हैं वो इस एक्सपीरियंसेस से और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें और वो अपनी जो लाइफ्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। और अगर आप लोग किसी और मुल्क में भी रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, जैसे फ्रांस में है, इटली में है, या किसी अरबिक स्पीकिंग कंट्री में भी रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश से ज़्यादा जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसका ज़्यादा पावरफुल है, इन्फ्लुएंस है, तो वो लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ज़रूर शेयर करें। उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यार अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका आपको लगे कि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।